आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, शिक्षण और अधिगम के बारे में। ठीक है, यहाँ दो शब्द आए, शिक्षण, शिक्षण को आप जानते हो, पढ़ लो। अधिगम का मतलब होता है सीखना, क्या होता है, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम शब्द बार बार आएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सीखना होता है। और शिक्षण का मतलब जो भी कार्य किया जाता है, शिक्षण कार्य, ठीक है। शिक्षण सामान्य अर्थ में छात्रों को पढ़ाना या फिर सिखाना, जिसको क्या बोला जाता है, शिक्षण बोला जाता है। शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय यथार्थ चिंतन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई भी ऐसे नहीं घर पे उठा के आ गया और पढ़ाने स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए क्या होगा, एक तो उच्च स्तर के यथार्थ चिंतन की, चिंतन शब्द है यहाँ पर, चिंतन मतलब सोचने विचार करने की क्षमता होनी चाहिए टीचर में, कोई पढ़ा सकता है। ऐसे नहीं भाई मुंह दो या किसी का घर पे से हरा के बच्चों को पढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ एक शब्द हो रहा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग लेना, कोई भी कार्य करते हैं ना उससे पहले ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे बीएड हो गए या फिर बीएसटीसी, बीएड या फिर बीएसटीसी हो गए, इनमें ना प्रशिक्षण दिया जाता है आपको टीचर बनने के लिए। ठीक है, दो हो गए बीएड और बीएसटीसी, इनमें टीचर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो यानी कि सामान्य अर्थ क्या है कि पढ़ना और सीखना, किसका, शिक्षण का। लेकिन यह शिक्षण कार्य ना उच्च स्तरीय है, यानी कि उसको चिंतन करना होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ताकि पता लग सके भाई बच्चों को कौन सी शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता है, उसके हिसाब से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। देखो, अतः शिक्षक का कार्य निर्णायक और महत्वपूर्ण होता है। जो शिक्षक का कार्य होता है वो निर्णायक होता है, महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता। शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है, भावी नागरिकों मतलब जितने विद्यार्थी हैं उनके भावी नागरिकों का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है, शिक्षक, इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अतः शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। ठीक है, शिक्षक को क्या कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता। और शिक्षक बनने के लिए क्या हो सके, प्रशिक्षण आवश्यक है, चिंतन आवश्यक है। ठीक है, डॉक्टर एन.एम. मुखर्जी, शिक्षण शिक्षक बनना प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, अतः एक कला और विज्ञान दोनों है। मतलब चाय का प्याला जैसे बनाते हैं, चाय बनाते हैं वैसा नहीं है आसानी से, इसको सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और एक कला और विज्ञान दोनों ही, यानी कि कला भी होनी चाहिए आपने, बच्चों के सामने एंटरटेनमेंट, उनको समझाने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, और विज्ञान भी है, उनको समझाना भी आना चाहिए। विज्ञान किसे कहते हैं, इसमें सिस्टम वाइज चीजें जमी होती है, सारी चीजें सिस्टम वाइज जमी होती है, उसे विज्ञान कहते हैं, साइंस। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया का मतलब जो पाठन क्रिया होती है उसे शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। कक्षा कक्ष में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जो छात्रों को पाठ्यक्रम या विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। मतलब जो भी कार्य पढ़ाने के लिए यूज हो रहा है वो सारा क्या कहलाएगा, शिक्षण प्रक्रिया कहलाएगी। क्योंकि शिक्षण कर जैसे सारा कार्य क्या हो रहा है, शिक्षण प्रक्रिया ही तो आप सीख रहे हो, यहाँ सिखा रहे हैं, ये सारा शिक्षण प्रक्रिया ही। शिक्षण प्रक्रिया के लिए कम से कम दो युक्ति होना आवश्यक है। कोई भी कार्य सीखेंगे तो दो युक्ति होना आवश्यक है, एक तो टीचर और एक स्टूडेंट। यानी ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और शिक्षण कार्य कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, देखो, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक पाठ्यक्रम या फिर विषय वस्तु पर अंतर्कृत होती है क्रिया। मतलब सामान्य तो भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से दो होना चाहिए चर, मतलब कोई भी चीज सीखनी है तो दो चर होना चाहिए भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, एक तो शिक्षक होना चाहिए और एक छात्र होना चाहिए। ये तो है भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से। ठीक है, किस हिसाब से, भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से। उसके बाद शिक्षण के चर क्या हैं, शिक्षण के कितने चर हैं, तीन चर हैं। कितने चर हैं, शिक्षण के तीन, मतलब शिक्षण कार्य होते टाइम पे ना तीन चर होना आवश्यक है। क्या क्या होना चाहिए, देखो, एक तो शिक्षक होना चाहिए, ये स्वतंत्र चर होता है, मतलब शिक्षक के ऊपर दबाव नहीं रहता, बच्चों का दबाव थोड़ी रहता है, शिक्षक के ऊपर अपने हिसाब से पढ़ाता है। तो ये स्वतंत्र चर हैं। शिक्षण के कितने चर हैं, तीन चर हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, तीनों को जानते हो आप, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है और इसको प्रथम चर भी कहा जाता है। स्वतंत्र चर का मतलब आपका दबाव थोड़ी मेरे ऊपर, लेकिन मेरा दबाव है आपको, तो इसको स्वतंत्र चर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है छात्र। छात्र क्या होता है, आश्रित चर होता है। आप आश्रित हो किन पर, टीचर पर आश्रित हो। ठीक है ना, तो छात्र क्या होता है, आश्रित चर होता है। इसके बाद अंतर क्रिया चर क्या होता है, पाठ्यक्रम, मतलब बीच का, मध्य का कार्य करता है। तो जब भी शिक्षक शिक्षण कार्य होगा, क्या, जब भी शिक्षण कार्य होगा तो तीन चरों की आवश्यकता होगी, एक तो टीचर की, एक छात्र की और एक पाठ्यक्रम की। यानी कि जो टीचर होगा ना वो तो स्वतंत्र चर होगा, ठीक है, पढ़ाने वाला होगा,
इसके बाद में इसमें मध्य में कौन कार्य करेगा, मध्य में कौन कार्य करेगा, पाठ्यक्रम। मध्य में क्या कार्य करेगा, पाठ्यक्रम कार्य करेगा। देखो अंतर क्रिया मध्य चरण, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहे हो, जैसे आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स में देख रहे हो आप, ठीक है। और आश्रित चर क्या होगा, इसमें छात्र होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शिक्षण की अवधारणा किस प्रकार की, ये तीनों चीजें समझ में आई नहीं आती। आ गई। स्वतंत्र चर है, 3 चर हैं शिक्षण कार्य के लिए, मतलब जो भी कार्य करें ना अपन शिक्षण का, उसमें 3 चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो शिक्षक होता है, पढ़ाने वाला चाहिए, छात्र पढ़ने वाला चाहिए, और किसमें से पढ़ा रहे हैं ऐसा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, ठीक है। अपने अपने नोट्स में देखो आप। शिक्षण की अवधारणा, मतलब अवधारणा किस किसने दी, देखो संकुचित अवधारणा किसने दी है, बीएस ब्लूम ने दी है, नाम याद रखना, किसने दी है, बीएस ब्लूम ने। शिक्षण की 3 अवधारणा देखिए अपने, एक तो पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, एक छात्र होना चाहिए, और एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इन तीनों की प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, शिक्षण प्रक्रिया कहेंगे। मतलब ये तीनों का ना तभी हम मान सकते हैं भाई शिक्षण कार्य हो रहा है। हालांकि अपना भारतीय दृष्टिकोण दो ही कहता है, मतलब शिक्षक हो और टीचर हो, जिसमें हो गया शिक्षण कार्य, मतलब ये छात्र और टीचर। सामान्य तो पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, कैसी दी जाती थी, टीचर रहता था सामने बैठे रहते थे स्टूडेंट, शिक्षा दे रहे, हो गया शिक्षण कार्य। लेकिन अब सामान्यतः शिक्षण के 3 ये चरण माने जाते हैं, यानी कि टीचर भी हो, छात्र भी हो, और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, तभी शिक्षण कार्य पूर्ण होगा, ठीक है। और अभी तीनों ही अपने पास, टीचर भी, स्टूडेंट भी, और पाठ्यक्रम भी, इधर भी रहा आपके पास भी, ठीक है। आगे देखते हैं व्यापक अवधारणा क्या है, तो व्यापक अवधारणा किसने दी है, जॉन डीवी ने दी है, ठीक है। ये नाम वाम रखो तो रख लेना, सामान्यतः जानकारी। शिक्षक होता है, इसमें छात्र होता है और समाज होता है। अलग अलग तरीके, 3 भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार तो 2 ही होना चाहिए, एक तो टीचर और एक स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद सामान्य तौर पर टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम। और जो यो व्यापक अवधारणा दी है जॉन डीवी ने, उसके अनुसार एक तो शिक्षक होना चाहिए, एक छात्र होना चाहिए, एक समाज होना चाहिए। अपन समाज से बहुत सारी चीजें सीखते हैं या नहीं सीखते, क्यों बताओ आप, सीखते हैं या नहीं सीखते, सीखते हैं ना। अब इसके शिक्षण के उपागम कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं अपन। शिक्षण के उपागम, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि क्या होता है, साधन होता है शिक्षण विधि। ये सभी शिक्षण विधि है, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं ना, ऐसी विधि जो पढ़ाने के लिए काम है, शिक्षण विधियां हैं। तो शिक्षण विधि का मतलब क्या होता है, साधन होता है। शिक्षण सूत्र क्या होता है, मार्गदर्शन, मार्गदर्शक का कार्य करता है शिक्षण सूत्र। जैसे अपन है ना, पहले कोई भी चीज पढ़े, पहले क्या पढ़ते हैं अपन, सरल या कठिन, बताओ क्या पढ़ते हैं, सरल ही पढ़ते हैं, ताकि कठिन को सीख सके। ये सब सूत्र है शिक्षण कार्य करवाने के लिए। और जब बीएसटी या बीएड करते हैं ना, सब सिखाई जाती है। अब बच्चों को शुरुआत में कम ज्ञान दो, फिर ज्यादा दो, ठीक है ना। तो फिर पहले सरल से कठिन की ओर जाते हैं, ये शिक्षण सूत्र होते हैं। और शिक्षण विद्या क्या होती है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आए, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे शिक्षण विद्या कहते हैं, ठीक है। शिक्षण के सिद्धांत यानी कि तरीका, सिद्धांत चलते हैं ना, क्या कहते हैं सिद्धांत इंग्लिश में, सिद्धांत आपके इनमें विज्ञान में भी चलते हैं, गणित में भी चलते हैं, सब में चलते हैं सिद्धांत। होते हैं प्रत्येक चीज का सिद्धांत, आपके जीवन का भी कोई ना कोई सिद्धांत होगा। भाई मैं तो ऐसा ही रहूंगा ऐसा, या फिर मैंने एक बार जो ठान ली उठा, या फिर मैं ऐसा करूंगा, ये सब शिक्षण विधि होती है। इसके बाद शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण कार्य करते हैं ना, तो कोई ना कोई उद्देश्य होता ही नहीं होता अपना, रहता ही नहीं रहता, रहता है। तो देखो शिक्षण के आधार कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण, संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण, संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण। शिक्षण का मतलब, शिक्षण का मतलब सीखना। और शिक्षण में कितने चर होते थे शामिल, 3 होते थे, एक तो शिक्षक, ठीक है, और एक छात्र, और एक पाठ्यक्रम। ये पढ़ाता था इसको, और ये इनके मध्य का कार्य करता था पाठ्यक्रम, ठीक है। अब जो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण है ना, पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो ये 3 भागों में बांटे गए हैं। एक तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब इनके अर्थ देखते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान प्रदान के द्वारा, मतलब जब भी ज्ञान अर्जित करते हैं ना अपन, तो संज्ञानात्मक शिक्षण के द्वारा करते हैं। भावात्मक का मतलब फीलिंग, भाव, अंतरात्मा, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये सभी भाव है अपने अंदर, दिखाई थोड़ी देती है, ठीक है ना। तो भावात्मक शिक्षण के द्वारा वो भाव सिर्फ तो सीखते हैं अपन, किसने डांट दिया अपन को तो डांटना हमेशा याद रहेगा। इसके बाद है क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा भी सीखते हैं अपन, सीखते नहीं सीखते क्रिया के द्वारा। जैसे जैसे बाइक चलाना सीखे, किसके द्वारा सीखे आपने,
क्रिया के द्वारा सीखी। क्रिकेट खेलना क्रिया के द्वारा सीखी। और आपसी प्रेम भाईचारे से रहना किसके द्वारा सीखा? भावात्मक शिक्षण के द्वारा, क्रिया के द्वारा। जो कोई कार्य जैसे लिखना है क्रिया के द्वारा सीखा आपने। ऐसे थोड़ी है भाई मन में अच्छे से अगर अपन लिखेंगे लिखेंगे ऐसे थोड़ी सीख जाएंगे, क्रिया करनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा। तो कौन सा शिक्षण हुआ? लिखना। कौन सा शिक्षण हुआ? लिखना। क्रियात्मक शिक्षण हुआ, ठीक है। कोई बात के द्वारा या कोई महसूस हुई चीज के द्वारा सीखे अपन, तो कौन सी शिक्षण हुआ? भावात्मक शिक्षण हुआ। और संज्ञानात्मक ज्ञान के द्वारा जो स्कूलों में सीखते हैं सामान्यतः। तो 3 भाग है इनके। स्तर के आधार पर भी 3 भाग है, स्मृति के आधार पर, अवबोध के स्तर पर और चिंतन के आधार पर। देखो, स्मृति के स्तर का मतलब है सीधा याद रख कर लेना या फिर रट लेना। स्मृति का मतलब सामान्यतः बुद्धि का प्रशिक्षण है, डायरेक्ट याद कर लो तो ये स्मृति के आधार पर हो जाएगा। अधिकतर इन तीनों में से क्या फॉलो करते हैं? अर्थ को समझना, अवबोध के आधार पर याद रखना, दूसरा चिंतन, विचार करना और समझाना। सबसे बेस्ट क्या होता है सीखना? चिंतन के आधार पर। अगर ये करने लगे ना आप चिंतन, तो इसका मतलब वो भूलोगे नहीं कभी भी आप। और ये भी इंपॉर्टेंट है अवबोध, यानी कि अर्थ समझाना और याद रखना। जबकि लगभग लगभग 80% किसमें लगी हुई है? सीधा डायरेक्ट याद कर रहे हैं, रट रहे हैं। अर्थ का कोई पता नहीं है क्या है, क्यों हुआ, कुछ मतलब नहीं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, शिक्षण विद्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये पढ़ोगे ना तो इसमें इसलिए पढ़ाई जाएगी। और इसमें ना अर्थ को समझ कर याद रखना और विचार करना, सोचने पर बल दिया जाता है कि बच्चा खुद ही विचार करे कि चीज हुई तो क्यों हुई, और इसको सीखे तो क्यों सीखे, और ऐसी हुई होगी। कभी कोई चीज पढ़ के सोचा होगा ऐसे क्यों होता होगा, राजा महाराज इसमें कैसे रहते होंगे, ये महल इतने बड़े बड़े महल कैसे बनाए होंगे। इसका मतलब आप सीख रहे हो, और वो सीखने का अवबोध स्तर है, चिंतन स्तर है, यानी कि आप चिंतन कर रहे हो, ठीक है। और स्मृति के आधार पर डायरेक्ट रट लेना, कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, डायरेक्ट रटन की विद्या, तो उसे तो स्मृति आधार कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़े। शिक्षण व्यू रचना। व्यू रचना का मतलब समझते हो? व्यू रचना बनाना शिक्षण की। देखो, एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमता, पूर्व ज्ञान, वातावरण को ध्यान में रखकर जो रणनीति बनाई जाती है उसे शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। यानी कि पढ़ाने से पहले जो भी रचना कार्य किया जाता है, जो भी रचना कार्यक्रम बनाया जाता है उसे शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व यानी कि पहले बालकों की रुचि, मतलब बालक की किस प्रकार की रुचि, उसकी योग्यता क्या है। मान लो तो कक्षा 1 में पढ़ रहा हो और आप उनको राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी कहानी बताओ, इतने सन में हुई थी 1857 की क्रांति हुई थी, उनको क्या पढ़ाना है? कहानियां पढ़ाना है, जिनको उनमें इंटरेस्ट आए। तो उनकी योग्यता को भी ध्यान में रखना है, उनकी कितनी क्षमताएं। ऐसा है कि आप 4 पेज नकल करके लेके आए ना, ऐसा थोड़ी हो सकता। उनकी जितनी क्षमता है ना उसके अनुसार ही काम दिया जाता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान और वातावरण, उनके वातावरण को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे शिक्षण कार्य होता है शांत वातावरण चाहिए, लाइब्रेरी होती है शांत वातावरण चाहिए। मान लो इधर बर्तन बाज रहे हो, इधर ट्रैफिक चल रहे हो, वहां पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वातावरण चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो जो पहले शिक्षक, जो शिक्षक कार्य होता है ना, शिक्षक पहले पढ़ता भी है, पढ़ाने से पहले बच्चों, ठीक है ना, उसके बारे में समझता भी है, ठीक है। और एक जो शिक्षक बनेगा ना उसको जीवन भर विद्यार्थी बनना हो सके तभी वो शिक्षक बन सकता है। यदि आप में जीवन भर विद्यार्थी बनने की ये नहीं है ना, तो आप शिक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि भाई साहब पढ़ाई नहीं छोड़नी, हमेशा ही पढ़ना ही पड़ेगा शिक्षक बनना। जब सीखना बंद, पूरा व्यू रचना खत्म। आप हमेशा सीखते रहेंगे। और जो अधिगम है ना, वो अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान अपने कुछ ना कुछ सिखा के जाता है जीवन में, जाता ही नहीं जाता। हर एक इंसान, बुरा भी हो ना वो भी सिखा के जाता है, और अच्छा हो वो भी सिखा के जाता है। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। वही तो कहते हैं भाई, ये जो स्कूलों में जो पढ़ाई करते हैं ना वो तो नॉर्मल पढ़ाई है, जो जीवन की असली असली जो शिक्षण होता है ना बाहर की दुनिया में सीखते हो आप। तो ये क्या है, जो शिक्षण भी योजना का मतलब शिक्षण कार्य करवाने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान, उनकी रुचि को आधार रखकर जो योजना बनाई जाती है ना उसे क्या कहते हैं? शिक्षण व्यू रचना, ठीक है। पढ़ाने से पहले पूरी जो योजना बनाएगा बच्चों की योग्यता के आधार पर, उनकी रुचि क्या है उस आधार पर जो योजना बनाई जाएगी उसे क्या कहते हैं? शिक्षण व्यू रचना कहते हैं, ठीक है। शिक्षण व्यू रचना बनाने से पूर्व बालक के बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि को जान लेना चाहिए। पहले का बैकग्राउंड किस प्रकार के, मान लो अगर वाले लड़ाई करते होंगे, उसका पढ़ने का कोई यही नहीं है, और उनको अपना हाई फाई स्टडी करवा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से, तो उसको समझ में नहीं आएगी। उसकी व्यू रचना जाननी चाहिए, बालक किस पृष्ठभूमि से आता है, इसके घर के आसपास वातावरण किस प्रकार का है, क्या वहां से तरीके से पढ़ाई होती है नहीं होती, ठीक है। तो बालक की पृष्ठभूमि को भी जानना एक शिक्षक का आवश्यक कार्य है। ये आपको किस लिए पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप दे रहे हो बीएसटीसी का एग्जाम, यानी कि शिक्षक बनने के लिए। इसलिए आपको बच्चे के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, एक शिक्षक की योग्यता के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक तंत्रीय, दूसरा होता है जनतंत्रीय।
एक तंत्र का मतलब शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है। और ये जो एक तंत्र है ना, सही नहीं होता। मतलब जो भी पढ़ाता है शिक्षक अपने को केंद्र में मानकर पढ़ता है, बच्चों को समझ में आया नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दूसरा क्या है, जनतंत्र। अपने लोकतंत्र का नाम सुना है ना, ठीक है, शासन व्यवस्था का नाम सुना होगा लोकतंत्र का। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र बताओ पहले। जहाँ पर राजा का शासन हो, ठीक है। लोकतंत्र मतलब जहाँ जनता का शासन हो। तो इन दोनों में से अच्छा कौन सा रहेगा तुम्हारे हिसाब से, कौन सा रहेगा, ये या फिर ये वाला, क्योंकि इसमें जनता का शासन होता है, ठीक है। ठीक है, जनता का शासन होता है और सरकार उत्तरदायी होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, जनता का शासन कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दो भाग है शिक्षण के, एक तंत्र है इसमें शिक्षक केंद्रित होता है, बालकों को ध्यान में रखा जाता, समझ में आई नहीं है उनको। और ये क्या होता है, जनतांत्रिक, यानी कि सभी की भागीदारी, जिसको लोकतंत्र भी कहा जाता है। मैंने बोला लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होती है, और ये ऐसा जनतंत्र है, ऐसा रूप है जिसमें सभी की भागीदारी हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, सभी की भागीदारी हो। दो प्रकार देखे थे अपन ने किसके, शिक्षण के, एक तो होते हैं एक तंत्रीय, ठीक है, शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है, किसमें रखता है, शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है। और एक है जनतंत्रीय, जिस प्रकार से लोकतंत्र होता था ना, जिसमें जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उसी प्रकार से ना सभी की भागीदारी होती है। किसमें होती है सभी की भागीदारी, किसमें होती है सभी की भागीदारी, इस वाले इसमें जनतंत्रीय में किसकी भागीदारी होती है, बच्चों की भागीदारी होती है। और ये बालक का सक्रिय रहना, यानी कि इस वाले में बालक सक्रिय रहता है, मतलब एक्टिविटीज करता है बालक। और इस वाले में शिक्षक शिक्षक केंद्रित होता है, कोई ध्यान नहीं होता बच्चों का कि बच्चे चाहे सीखे या ना सीखे। लेकिन जो होता है ना जनतंत्रीय, इसमें क्या होता है, बच्चे एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा समूह चर्चा, इसमें समूह चर्चा होती है, आपस में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो बेस्ट कौन है इन दोनों में से, अभी तक देखा अपन ने, नीचे वाला जनतंत्रीय है, ठीक है। और इसमें समूह चर्चा होती है, इसमें दल शिक्षण होता है। दल शिक्षण का मतलब बहुत सारे दल होते हैं, जैसे आप आपस में डिस्कशन करो या फिर कोई पढ़ाई वगैरह करो, तो कौन सा शिक्षण है वो, दल शिक्षण। एक होता है इसमें प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट बनाए होंगे तुमने, तुमने तो नकल उतार ली होगी मार्केट से लेके डायरेक्ट, ठीक है। जबकि प्रोजेक्ट रियल में क्या होता है, जिस जगह का प्रोजेक्ट दिया है, जैसे समाज के कोई बुराई के ऊपर प्रोजेक्ट दिया गया है, स्वच्छता के ऊपर प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आप है ना गली गली जाओ, सफाई ठीक है नहीं अपने एरिया में, क्या हो रहा है, किस प्रकार की समस्या है, या घर वाले बाहर कचरा फेंकने की व्यवस्था है या नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है ना, तब जाकर प्रोजेक्ट करे बनते हैं। और उसमें क्या होता है, बच्चा सीखता है, हमेशा के लिए सीखता है, फिर भूलता नहीं, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। तो इन दोनों शिक्षणों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा है, जनतंत्रीय, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अपन ने शिक्षण विद्या देखी थी, शिक्षण कार्य करवाने के लिए जो आवश्यक होती है ना, उसे शिक्षण विद्या कहते हैं, जो प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। एक तो पाठ्यक्रम विधि होती है, जो अपने पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो आप डायरेक्ट ऐसे। एक होती है तू पढ़ विधि, तू पढ़ विधि, यानी कि स्कूलों में तुमने खड़े हो, किताबें पढ़ी होगी ना, बात तू पढ़। वो पुरानी परंपरा है, एक तरीके की पुरानी विधा है, वो बाल केंद्रित नहीं है, उनमें समझ में आई नहीं है। अभी यहाँ डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, कौन सी विधि है, डिजिटल बोर्ड में, यानी कि बच्चों के बाल केंद्रित विधि है, आसानी से बच्चे एक्टिव हो गए। और क्या चल रहा है, ठीक है, ये बाल केंद्रित है, शिक्षण केंद्रित थोड़ी है, ठीक है। आगे बढ़े, शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण या विषय वस्तु को रोचक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी अपनाना, उसे क्या कहते हैं, शिक्षण विद्या। बात समझ में आई, देखो जो भी शिक्षण कार्य करवाएंगे, करवाते समय शिक्षण या फिर विषय वस्तु को रोचक और सरल प्रभावी बनाना, मतलब जो भी पढ़ा रहे ना उस कार्य को सरल बनाना, रोचक बनाना, जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है। और उसमें तकनीकी का सहायता लेना, तकनीकी सहायता ले रहे हैं अपने, लाइट वाइट का ले रहे हैं, डिजिटल बोर्ड को तो बना रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इन सबको मिलाकर जो चीजें अपनाई जाती है ना, जो तरीका अपनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं। शिक्षण विधि प्रशिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है, जो प्रशिक्षण कार्य ना इसको गति देती है, यानी कि जो शिक्षण का कार्य उसे गति देती है, सीखने में आवश्यक होती है। क्या होती है सीखने में आवश्यक, क्या होती है, शिक्षण विधियां। और शिक्षण विद्या किसे कहते हैं, तरीका होता है बच्चों को अच्छे से सरलतम तरीके से सिखाना, उसे शिक्षण विद्या कहते हैं, ठीक है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षक को स्वयं के विवेक के अनुसार करना चाहिए, यानी कि ये कार्य किसका है, शिक्षण विधियों का कार्य किसे, किसको है, बताओ कौन तय करेगा भाई कौन सी शिक्षण विद्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अब
आपको समझाने के लिए कौन सी शिक्षण विद्या होनी चाहिए, कौन तय करेगा, बच्चे या फिर शिक्षक? शिक्षक तय करेगा। और ये है ना विवेक के आधार पर होता है, उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी शिक्षण विद्या यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, शिक्षण विद्या कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है शिक्षण विद्या? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, देखो, एक तो होती है परंपरागत शिक्षण विधि, एक तो होती है परंपरागत शिक्षण विधि, और दूसरी होती है शिक्षक केंद्रित विधि, तीसरी क्या होती है? बाल केंद्रित विधि। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इधर। एक तो परंपरागत विधि, शिक्षक केंद्रित विधि, और एक बाल केंद्रित विधि। देखो, परंपरागत विधि का मतलब जो पहले से चलती आ रही है, ठीक है, जो पहले से चलती आ रही है वो परंपरागत शिक्षण विधि। उसके बाद शिक्षक केंद्रित, जो शिक्षक के ऊपर केंद्रित हो, बालकों को समझ में आए नहीं कोई मतलब नहीं। बाल केंद्रित मतलब बालकों को समझ में आनी चाहिए। तो शिक्षण विद्या कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो परंपरागत शिक्षण विद्या, शिक्षक केंद्रित विद्या, और बाल केंद्रित। अब ये कौन कौन सी है देखो, पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, ये प्राचीन से चलती आ रही है, आज तक पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन तो होगी। एक तू पढ़ विधि, जैसे किसी को खड़े करके बोलते ना कि तू पढ़, तो ये कौन सी विधि हो गई? ये भी परंपरागत ही है, पहले से चलती आ रही है ऐसी व्यवस्था। और एक अंतर्दर्शन विधि होती है, अंतर्दर्शन विधि होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे। देखो, एक होती है शिक्षक सक्रिय, मतलब जिसमें सक्रिय रहता है शिक्षक, एक्टिव रहते हैं, जैसे कि कहानी विधि, कहानी सुना रहा हूँ मैं, कौन सी आप रहोगे एक्टिव क्या मैं रहूंगा? शिक्षक रहेगा एक्टिव। कहानी विधि, तो यूँ पूछेगा क्वेश्चन यूँ आया कि कहानी विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है? शिक्षक केंद्रित। आसानी से लगा सकते हो, पर ये पढ़े हैं ना तभी लगाओगे, ऐसे कैसे लगाओगे? ये है कि व्याख्यान विधि, जैसे यहाँ से पूरा समझा रहा हूँ, ये व्याख्या तो कर रहा हूँ, तो व्याख्यान जो विधि होती है वो किस प्रकार की विधि होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। ये पता होनी चाहिए कौन सी तो शिक्षक केंद्रित है, कौन सी बाल केंद्रित है। ठीक है, एक है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब जिसमें बच्चे को केंद्र में रखा जाए, ठीक है, छात्र को केंद्र में रखा जाए। बालक सक्रिय और शिक्षक मार्गदर्शक होता है, यानी बालक एक्टिव रहता है और शिक्षक क्या कार्य करता है? मार्गदर्शक का कार्य करता है। ठीक है, इसमें है ना ये सर्वश्रेष्ठ विधि, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ विधि बाल केंद्रित। जितनी भी विधियां है ना वो सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बालक एक्टिव होता है सीखने के लिए। अच्छा, यह भी बढ़िया, कौन सी? शिक्षण के लिए। लेकिन ये खराब है, ये प्राचीन चल आ रही है, हालांकि ये भी हो जाती है बड़ी बड़ी क्लास में, लेकिन है ना ये जो बाल केंद्रित विधि है ना ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखें। तो जो शिक्षण विद्या थी कितनी प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। कौन किस चीज पे केंद्रित होती थी? एक तो परंपरागत से चलती आ रही थी, एक शिक्षक केंद्रित होती थी, और एक बाल केंद्रित होती थी। इनमें से महत्वपूर्ण कौन सी है? तीसरी वाली। नाम क्या है? बाल केंद्रित, जिसमें बालक को केंद्र में रखा जाए, उसे क्या कहते हैं? बाल केंद्रित विधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। करके सीखना, अवधारणा किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। करके सीखना मतलब बालक खुद करके सीखे, ये सबसे बेस्ट है। इसकी अवधारणा दी है जॉन डीवी ने। यह विधि समस्या समाधान के सिद्धांत पर आधारित है, सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, इसमें इसमें बच्चा स्वयं सीखता है। ठीक है, देखो, करके सीखना विधि इसमें जॉन डीवी ने दी है, यह समस्या समाधान पर आधारित होती है। कोई समस्या आ गई आपके सामने, कैसे हल करोगे? खुद ही करोगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है, और ये सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, मेमोरी में फिट हो जाता है। जब तो कहते हैं लिख लिख के पढ़ो, मतलब खुद कर, एक ज्ञान होता है जो स्थायी होता है। और सीखना उसे ही कहते हैं जो ज्ञान स्थायी हो जाओ, शिक्षण उसे कहते हैं, अधिगम उसे कहते हैं जो स्थायी हो जाए। मान लो आज सीख लिया कल भूल गई, तो इसको ये अधिगम नहीं हुआ। स्थायी अधिगम जिसका आपका यूआर में उपयोग हो, मतलब कोई बहुत सारा पढ़ जाते हैं पर उसका यूआर पता नहीं कैसा होता है, अनपढ़, तो अच्छे से नहीं सीखो। तो शिक्षण वही है जो व्यवहार में जल के, शिक्षा तो बहुत प्राप्त कर लो, लक्षण ही नहीं हो। ठीक है, लक्षण नहीं होना। तो सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है? इसमें स्थायी होता है, इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है। ठीक है, अंतर्दर्शन क्या होता है? देखो, ये अवधारणा जॉन डीवी और विलियम वुड ने दी थी। ये स्वयं के मन को झांक कर सीखता है, स्वयं के मन को झांक कर। ठीक है, उसका बहिर्दर्शन है दूसरे के मन को झांक कर सीखना। इनमें से किस में पारंगत हो आप? अंतर्दर्शन में या बहिर्दर्शन में? मतलब दूसरे के मन को झांक कर देख सकते हो या खुद के मन को देख सकते हो? जिनमें ये दोनों होती है ना वो बहुत आगे बढ़ती है, और अधिकतर यही होती है अंतर्दर्शन। और कोई किसी के पास तो ये भी नहीं होती, मतलब खुद के मन को भी झांक कर नहीं देख सकते। कम से कम खुद के मन की तो सुनो भाई, अपने अंदर क्या है, आपने क्या ये रखती है। उसके बाद दूसरों के अंदर झांकने की, भाई ये मन में क्या सोच रहा है, इतनी कैपेसिटी हो गई है कि इतनी कैपेसिटी, भाई दूसरा क्या सोच रहा होगा, किस प्रकार के इसके विचार है। तो ये है ना बहिर्दर्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद निदानात्मक प्रशिक्षण,
बालक की समस्या का पता लगाना। निदान का मतलब होता है बुखार आया, डॉक्टर के पास गए, बहुत दिनों तक बुखार नहीं उतरा, डॉक्टर क्या करता है, टाइफाइड का टेस्ट करा के लेके आओ और सीबीसी जांच वगैरह करा के लेके आओ। क्यों लिखता है वो? किसके लिए? पैसे के लिए नहीं, पता लगाने के लिए कि इसको बीमारी क्या है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो जांच वगैरह लिखी जिससे पता चलेगा, इसे बोलते हैं अपन निदान। इससे क्या होता है, पता चलता है किसी भी चीज का। तो आप जो शिक्षक होता है ना, वो निदानात्मक परीक्षण किस लिए करता है, बालक की समस्या की पता लगाने के लिए। भाई बालक को समस्या क्या है, क्यों आप पढ़ाने जाओगे, बालक को कोई समस्या नहीं हो सकती, बच्चों की समस्या हो सकती है, आपस में लड़ी रहे हो, एक वो इमोशनली वो अलग ही बात को लेकर, उसके अलग ही गम का पहाड़ टूटा हुआ, तो हो सकता है। और उसको उसका पता लगाने के लिए क्या करना होता है, शिक्षक को निदानात्मक प्रशिक्षण करना होता है। क्या करना होता है, निदानात्मक प्रशिक्षण। आपने देखा हो कई बार शिक्षक आपकी बातों को ऐसे समझ जाते हैं, वह इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कहना चाहता है और ये क्या करने वाला है, सब कुछ पता चल जाता है शिक्षक को, क्योंकि वो पारंगत होता है इसी। ठीक है, तो इसे कहते हैं निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है उपचारात्मक। डॉक्टर के पास गए, जांच लेगी, जांच आ गई, उसके बाद क्या किया जाएगा, आपका उपचार किया जाएगा। तो बालक की समस्या का पता लग गया, उसके बाद क्या किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा। पहले पता तो लगे ना भाई इसको समस्या क्या है। इसके बाद कौन सा शिक्षण आता है, उपचारात्मक शिक्षण। बालक की समस्या का समाधान करना ही क्या है, क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। यहाँ तो बालक की समस्या का पता लगाना, और यहाँ बालक की समस्या का समाधान करना, बालक की शिक्षण की इसका समाधान करना और निदानात्मक। तो निदानात्मक प्रशिक्षण तो क्यों किया जाता है, बालक की समस्या का पता लगाने के लिए, बालक को समस्या क्या है। अब समस्या का पता चल गया, फिर क्या होगा, उपचार होगा। डॉक्टर को कोई भी बीमारी का पता चल गया जांच के बाद माध्यम से, तो फिर क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, वो बोतलें चढ़ाएगा, दवाएं देगा। लेकिन कब देगा, जब कारण पता चलेगा। एक मान लो अंदर तो बैक्टीरिया वायरस का अटैक कर रहे हो, और वो पेट दर्द की दवाई देके जाओ घर पे, ऐसे ठीक थोड़ी। बहुत दिनों का बुखार, जांच करे पता ही नहीं चले, तो पहले क्या होगा, निदान होगा। किसका निदान होगा, किसी भी समस्या का निदान होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, निदान के बाद क्या होगा, उपचार होगा ना। जब निदान पता ही चल गया कारण है, फिर क्या होगा। अब ये दोनों ही जो शिक्षण होते हैं ना, शिक्षा में यूज होते हैं। एक तो निदानात्मक प्रशिक्षण यानी कि बाल की समस्या का पता लगाना, और एक उपचारात्मक शिक्षण यानी कि बालों को क्या जो समस्या थी उसका उपचार करना। ठीक है, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि चार प्रकार की होती है। एक तो बंद अंतर विधि, खुला अंतर विधि, और चित्रण विधि, और मिश्रित विधि। देखो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे होंगे तुमने, अब ये क्या होते हैं, बंद। आपको चार में से वाक्य में सिलेक्ट करना है भाई इसका ये है। तो ये जो अबसद होते हैं ना, ये एकदम सटीक होते हैं, या तो गलत या सही। लेकिन इसमें आप है ना बच्चे की पूरी प्रक्रिया को नहीं जान सकते भाई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसमें तुक्के भी तो लग सकते हैं। अब तो प्रश्नावली विधि अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक एक खुला अंत विधि यानी कि उत्तर लिखना। क्या है, उत्तर लिखना, यानी कि अपन जो एग्जाम देते हैं ना स्कूलों के टाइम पे, लिखकर अर्धवार्षिक वार्षिक, वो किस में आता है, अंत विधि में आता है, जिसमें लिख सकते हैं अपन उत्तर। दूसरा क्या है, चित्रित विधि यानी कि चित्र बनाना। चित्र बनाना किस किस में है, चित्र बनाओ, विज्ञान में आता होगा, इसका चित्र बनाओ बायो में, ठीक, तो चित्र बना। और इसके बाद होता है मिश्रित। आपने इनमें से कौन सा एग्जाम दिया है, चारों ही दिए, क्योंकि आपके जो पेपर आता है ना वो चारों में आता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ भी आता है, अबसद भी आती है शुरुआत में, उसके बाद उत्तर लिखने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसके बाद चित्र बनाना भी आता है, और सभी आते हैं सारे। मिश्रित विधि है आपके यूज हो रही है। और जो कंपटीशन दोगे, जैसे आपके बीएसटीसी का एग्जाम होगा, वो किस में होगा, बंद अंतर। लेकिन अगर सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो आपको मिश्रित विधि विधि का यूज करना पड़ेगा, कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तभी पता चलेगा। और ये जो विधि है ना खुला अंत विधि, इसमें ना विचार रख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि वो निबंध वगैरह आती है हिंदी में, तो अपना अपने हिसाब से भी लिखते हैं, हाँ इसमें ये होगा, तो उसमें यूँ पता चलता है वो बच्चा कितना सोच सकता है। कहीं तो पर्यावरण प्रदूषण में महाराणा प्रताप भी लिख सकते हैं, लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, लिखते हैं, अकलौजी नहीं करते बहुत सारे बच्चे, पर उसमें ना क्रिएटिविटी पता चलती है भाई बच्चा कितना सोच सकता है। कई बार अपन को कोई भी निबंध वगैरह याद नहीं है, फिर भी अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण है, उसका निदान किस प्रकार से हो सकता है, तो मतलब आपकी बुद्धि चल रही है, आपको पता चल सकता है भाई इसमें कितनी। ठीक, तो सारा मिश्रण विधि का यूज करना है। देखो युक्त इतिहास विधि,
केस स्टडी, केस स्टडी देखो ना भाई, इसकी केस स्टडी हो रही है, सी क्या बोलते हैं उसको, आते ना अपने नाटक आता है ना इसमें सोनी टीवी पे, कौन से CID वगैरह, उसमें केस स्टडी करते हैं, उस व्यक्ति का पूरा इतिहास निकालते हैं, कैसे हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा पूरे राम। इसमें बौद्धिक तर्क चाहिए भाई साहब, बुद्धि का विकास होता है इसमें। देखो, पर्यवेक्षण विधि, अवलोकन विधि और मिश्रित विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसके अवधारणा किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने दी थी। उसके बाद है बेसिक शिक्षा विधि, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी, मतलब बच्चों को भी बेसिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिक शिक्षा किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। मनोविश्लेषणात्मक शिक्षण विधि किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, और बुनियादी शिक्षण अवधारणा भी कहती है बेसिक शिक्षा को, और ये किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने दी है। और डाल्टन विधि किसने दी है? हेलेन पामास्ट ने दी है, और कैडन गार्डन थॉरवेल ने दी है। मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी ने दी है, डेकार्ट विधि डेकार्ट ने दी है। ऐसे नाम है, देख लेना इनको एक एक बार। ठीक है, तो आज देखते हैं अपन शिक्षण विधियों की क्या विशेषता होती है। शिक्षण विधियों का मतलब पता है ना, जो शिक्षा में पढ़ाई की उस तरीके से काम आई। 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? परंपरागत चली आ रही, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित होती है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की, और इनकी क्या क्या विशेषता हो सकती है। देखो, शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए, प्रश्न में बताया आपने। शिक्षण केंद्रित किया मतलब जो शिक्षण विद्याएं किस प्रकार की होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, बालक उसमें केंद्रित होना चाहिए, मतलब बालक के ऊपर ध्यान रख के ही शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, शिक्षक व छात्र दोनों की भागीदारी होनी चाहिए उसमें, शिक्षक भी भागीदारी निभाए और छात्र भी भागीदारी निभाए, उसे क्या कहते हैं अपन? शिक्षण विधि। मतलब दोनों से एक्टिव होना चाहिए। एक मान लो चार रीते से सोते हुए हो, ठीक है, और शिक्षक पढ़ा रहा हो, तो अच्छी विधि नहीं होती। दोनों ही एक्टिव होना चाहिए। आप भी सवाल करो भाई सर ये ऐसा कैसे? टीचर भी एक्टिव हो, तभी शिक्षण विधि काफी करेगी। शिक्षा शिक्षण को उद्देश्य पूर्ति की ओर ले जाती है। जो भी उद्देश्य है ना, अभी इसकी क्लास का क्या उद्देश्य है भाई? आपका जो चैप्टर आएगा शिक्षण विधियों का, उसको अच्छे से करना, तो इसकी पूर्ति होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय होना चाहिए शिक्षण विधियों में। ठीक है, बालक सर्वांगीण विकास करते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं सारे तरीके से, मानसिक, शारीरिक, मतलब थिंकिंग चेंज होती है, बालक की सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। विषय वस्तु को संगठित बनाती है, जो भी विषय वस्तु है उसको संगठित बनाती है, एक साथ एकत्रित करती है। व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देती हो, मतलब ऐसी विधि होनी चाहिए जो व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देती हो। आप ये सारे बैठे हो सारे, इन सब में से अलग अलग दिमाग है, किसी का यहाँ दिमाग नहीं लग रहा होगा, किसी का बहुत अच्छे से लग रहा होगा, किसी का घर पे दिमाग लग रहा होगा, घर पे क्या हो रहा होगा, तो सबके अलग अलग, किसी का कहीं और ही लग रहा होगा। तो क्या है, सारी अलग अलग होती है, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो क्या होती है यहाँ पर? व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? मैं शुरुआत में कहा शिक्षण सूत्र भाई अपन पहले क्या पढ़ते हैं? सरल चीजें पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ते हैं? फिर अपन कठिन चीजें पढ़ते हैं, है ना? क्या पढ़ते हैं? कठिन चीजें। ये शिक्षण सूत्र हैं। देखो, सरल से कठिन की ओर जब भी अपन पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं? सरल पढ़ते हैं, शुरुआत में अ आ ई ABCD ऐसे पढ़ा, उसके बाद आज इंग्लिश बोल रहे हो, अनार आम इमली वाला, इसके बाद अब डायरेक्ट क्या बोल रहे हो? बड़े हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, पर शुरुआत में क्या किया बने? सरल। जब आप टीचर बन जाओगे ना तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे? पहले सरल चीजें, बेटा बेटा बोलेगा प। ठीक है, इस तरह की। ज्ञात से अज्ञात की ओर सर्वप्रथम, ये भी सूत्र हैं, ये सूत्र आएंगे। जैसे कि सरल से कठिन की ओर, पहले सरल चीजें सिखाओ फिर कठिन सिखाओ। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहले जो तुम्हें ज्ञान है ना किसी भी चीज का, उसके बारे में बताओ। जैसे कोई सा भी चैप्टर ले ले अपन, पर्यावरण प्रदूषण का ले ले या स्वच्छता का ले ले, तो आपको स्वच्छता से संबंधित क्या चीजें याद है? हम रोज नहाते हैं भाई साहब, हमारे घरों में साफ सफाई होती है, डेली झाड़ू वगैरह लगता है, ये तुम्हें ज्ञात है ना, तो शिक्षक पहले बताएगा भाई ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद जो तुम्हें याद नहीं है ना, जो अज्ञात है उसकी ओर ले जाएगा। तो पहले बच्चों को क्या होना चाहिए? ज्ञात वाली चीजें पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अज्ञात की ओर ले जाएंगे। इसी प्रकार से पहले सरल चीजें पढ़ाएंगे, फिर क्या पढ़ाएंगे? कठिन। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, कोई विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसके बाद स्थूल से अंश की ओर, यानी कि स्थूल को बोलते हैं पूर्ण और अंश को बोलते हैं सूक्ष्म, छोटी चीजों के लिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त का मतलब समझते हो? जो सामने दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद बोलते हैं अमूर्त, जो दिखाई ना दे। पहले अपन कोई भक्ति भाव करते हैं, मूर्ति को रखे करते हैं हाँ, फिर जब वो भक्ति भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर अपन ध्यान करते हैं हे परमात्मा, ऐसा कोई परमात्मा होगा जो दिखाई देगा। वो योगी वगैरह होते हैं ना जो हिमालय में तपस्या करने बैठते हैं, वो कौन सा ध्यान करता है? एक तरीके से अमूर्त, जो अमूर्त दिखाई ना दे, और ये मूर्त सामने हो। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मूर्त से। ठीक है, मूर्ति दिखाई देती है, अमूर्त दिखाई नहीं देती, खत्म, समझ नहीं।
प्रत्येक से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने, अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं दी, जो नहीं है। तो पहले शिक्षण सूत्र क्या होगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। पहले मनोवैज्ञानिक बातें करेंगे फिर तर्क। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी चल गई। एक तो होती है बहस करना और एक होता है तर्क करना। कहीं कहीं बात, कोई बात ऐसी होती है ना कि पांच पांच आदमी ऐसे बहस कर रहे हैं किसी भी मामले में और आप एक ऐसी बात कर दो, सब चुप, तो उसे बोलते हैं तर्क। क्या बोलते हैं उसे, तर्क बोलते हैं उसे। अरे आप पारंगत इसमें बनो, ऐसी बात को एक ही बात में चुप हो जाए सारी। बहस करने से, बहस तो क्या करते हैं, आपका ज्ञान दर्शाते हैं बहस तो, लेकिन तर्क करो। बहस तो किसी भी चीज में हो सकती है, बिना काम की बात में बहस हो सकती है, यूं इन परमाणु कादी यूं फलानो ढीकलो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो तर्क है ना, तर्क सोची समझी बात करो होता है। और तर्क होता है ना, उसकी बात आप कहने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब जो पढ़ाने के लिए काम आए उसे क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। देखो, शिक्षण, शिक्षण कार्य, सहायक मतलब हेल्प करने वाली, सामग्री का मतलब सामान। जो भी शिक्षण कार्य में हेल्प करे वो सामान। ये क्या है, पेन शिक्षण कार्य में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, शिक्षण सामग्री है। ये बोर्ड शिक्षण कार्य में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है। ये माइक शिक्षण कार्य में हेल्प कर रहा है, ठीक है। आपकी बुक्स शिक्षण कार्य में, ये सभी सामग्री हैं। बोर्ड देखा होगा, चार्ट देखे होंगे, ये सभी क्या है, शिक्षण सामग्री है, ठीक है। देखो, एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य करवाते समय विषय वस्तु को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। मतलब कक्षा में शिक्षण कार्य पढ़ाते समय विषय वस्तु को प्रभावी बनाने के लिए, नॉलेजेबल बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। अभी जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है ना, ये भी दो आधार पर होती है। देखो, एक तो निर्माण के आधार पर, एक तो कठोर उपागम होता है और एक मृदुल उपागम होता है। तुम्हें ज्यादा ये ध्यान रखने, प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार की होती है। दृश्य, दृश्य को मतलब देखना, जो देख के दिखाई दी। ये शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है, दृश्य सामग्री। पेन दिख रहा है, पेन दिख रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा दृश्य में आ गया। इसके बाद श्रव्य यानी कि सुनना, सुनना किसी चीज से, जैसे आप क्या बोलूं, मोबाइल है, गाना सुनते हो, सीखते नहीं सीखते गाने को अपन, देख सीखते हैं ना, तो कौन सी शिक्षण सामग्री में आएगा, श्रव्य में, जो सुन सके। दृश्य श्रव्य, कोई वीडियो चला ली जिसमें सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं, दोनों ही सीख रहे हैं। क्लास होती है ना ऑनलाइन, देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, दोनों ही सीख रहे हैं। तो ये कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, दृश्य श्रव्य। ये अभी चलने लगे, पहले है ना दृश्य दृश्य होती थी, वो जो बेचारे कोई बच्चे है ना बोल नहीं सकते उनके लिए सिर्फ दृश्य होती है, मतलब सुन नहीं सकते उनके लिए दृश्य होती है, ठीक है। और जो बोल नहीं सकते उनके लिए श्रव्य होती है। अपन दोनों में से देखते हैं, एक तो श्रव्य दृश्य जिसको सुन भी सकते हैं बोल भी सकते हैं। ये प्रकृति के आधार पर क्या है, शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या, ये शिक्षण विद्या क्या, शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री किसे कहते हैं, शिक्षण कार्य को प्रभावी रोचक बनाने के लिए जो प्रयोग में ली जाती है उसे क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। आगे बढ़े, कठोर उपागम, इसके निर्माण में किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर प्रोजेक्टर, कंप्यूटर की स्लाइड और वीडियो टीवी। देखो, कठोर उपगम का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य हो गया, कंप्यूटर से स्लाइड वगैरह हो गए, रेडियो वगैरह, टीवी हो गए। अभी हर जगह थोड़ी उपलब्ध होती है शिक्षण कार्य। इसका मतलब क्या है, ये कठोर उपागम है, ठीक है, कठोर उपागम है। शिक्षण सहायक सामग्री याद रखनी है जो सहायता पहुंचाए। आगे देखते हैं, देखो, मृदुल उपागम क्या है, इसके निर्माण में किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। अतः शिक्षण जो सामग्री है इसके अभाव में इसका प्रयोग इसे शिक्षक स्वयं कर सकता है, यानी कि स्वनिर्मित है। जो कठोर उपागम था ना, इसका आसानी से शिक्षक उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि सारे स्कूलों में या सारी कोचिंगों में डिजिटल बोर्ड थोड़ी हो सकता है, कंप्यूटर थोड़ी हो सकता है। लेकिन ये मृदुल उपागम है ना, ये शिक्षक स्वयं भी कर सकता है। देखो कौन कौन से उदाहरण क्या है इसके, चित्रें बना सकते हैं शिक्षक, बच्चे भी बना सकते हैं, ग्राफ मॉडल रेखा चित्र भी बना सकते हैं खुद ही। तो ये क्या हो गया, सरल उपागम हो गया, यानी कि शिक्षक भी निर्मित कर सकता है, बच्चे भी निर्मित कर सकते हैं। सर्व शिक्षण सहायक सामग्री, सुनने वाली, इसमें केवल सुनाई देता है, अतः बालक सुनकर क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, सुनकर सीखते हैं, अधिगम करते हैं, इसे क्या कहते हैं, सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि सुनने वाले। उदाहरण क्या है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो। रेडियो सुना होगा तुमने बचपन में, बड़ी बड़ी वो डला जा, क्या डलते थे, सेल डलते थे, गाने चलते थे, ठीक है। ये सब क्या है, श्रव्य दृश्य, यानी कि सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसके बाद दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें देख सकते हैं, यहाँ गाना लगा दिया अपन, देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों हो गया। मतलब उस पर उस गाने की आवाज कम कर दी,
सिर्फ दिखाई दिखाई दे तो कौन सी होगी वो दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री होगी। सर्वे का मतलब जिसमें सुन सकते हैं, दृश्य का मतलब जिसमें देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, पाठ्य पुस्तक के मॉडल, ग्लोब, चित्र, मानचित्र, ये सब बोलते थोड़ी सिर्फ दिखाई देते हैं क्या। पाठ्यक्रम के मॉडल, जितने मॉडल, ग्लोब देखा है, ग्लोब पृथ्वी ग्लोब, वो भी दिखाई देता है, बोलता नहीं है। चित्र, मानचित्र, नक्शा वगैरह, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सर्वे मतलब दृश्य हैं, और सर्वे मतलब जिनको सुन सकते हैं। श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसमें दिखाई भी देता है एवं सुनाई भी देता है। अतः बालक देखकर और सुनकर अधिगम करता है। ठीक है, बालक देखकर और सुनकर क्या करता है, अधिगम करता है। जैसे टीवी हो गई, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। वीडियो हो गया, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना, मेला में क्या हो गई, कठपुतली हो गई। कठपुतली बोलती है क्या, और कोई तो बोलता है उसके पीछे से, तो कठपुतली डांस भी करती है और बोलती भी है। तो ये क्या हो गए, सर्वे दृश्य सहायक सामग्री हो गई। ठीक है, भाषा विकास का क्रम किस प्रकार से है, भाषा विकास का क्रम मतलब बच्चा भाषा किस प्रकार से सीखता है। देखो, एक बालक में भाषा के विकास का क्रम निम्न होता है। एक तो पहले तो क्या करता है, श्रवण करता है, क्या करता है, पहले सुनता है, इसके बाद वंदन करता है, फिर भाई साहब क्या करता है, वो बोलता है, इसके बाद पठन करता है, फिर क्या करता है, वो पढ़ता है, इसके बाद लेखन करता है, अंत में क्या करता है, वो लिखता है। तुमने भी ऐसा ही किया होगा, पहले सुनते हैं, बोलते हैं, पहले सुनेंगे, सर कहेंगे बच्चा अनार वाला, फिर शिक्षक भी कहे, शिक्षक बोलेगा, फिर बच्चा ही बोलेगा अनार वाला, इसके बाद बोलेगा वो, फिर उसके बाद पढ़ेगा, खुद भी मनन करेगा, इसके बाद लास्ट में लिखेगा वो। और यही बच्चों का सीखने का क्रम है। देखो नोट डला हुआ है, एक बालक में वाणी का विकास नहीं होने के कारण क्या हो सकता है, जन्मजात से बहरापन। अगर वो बेरा है ना शुरू से जन्म से, तो बोलेगा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये बालक में वाणी का जो विकार होता है ना, जन्मजात बेरापन होता है। ठीक है, अधिगम किसे कहते हैं, मैंने जब फर्स्ट में क्लास शुरू की थी तभी बताया था अधिगम को मतलब क्या होता है। क्या होता है अधिगम का मतलब, सीखना होता है किसी भी तरीके से, और अधिगम कहीं पर भी कर सकते हो, सीख कहीं पर सकते हो। हर इंसान अपन को कुछ ना कुछ सिखाता है। अपने प्रथम गुरु मम्मी जी, माता जी। इस संसार में आने से पहले शब्द क्या निकला, प्रथम मम्मा, माँ। ठीक है, तो प्रथम गुरु माँ। ठीक है, सामान्य अर्थ क्या है इसका, सीखना होता है। क्लियर बात है, अधिगम का मतलब सीखना, अधिगम का मतलब सीखना। जब सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाए, अर्थात व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कोई भी ज्ञान सीख लिया आपने और सीखा ज्ञान स्थायी हो जाए और व्यवहार में लगने लग जाए, जैसे मान लो आपको हिंदी अच्छे से आती है लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते, व्यवहार में जल के स्थायी हो ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। उसे अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। ठीक है, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से व्यक्ति के व्यवहार को स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब अधिगम के साथ मतलब व्यवहार में प्रयास, कोई भी प्रयास करें अपन, प्रशिक्षण करें, उसके साथ क्या कर सकते हैं अपन, सीख सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, देखो सीख कैसे सीखते हैं अपन। बालक में अधिगम की प्रक्रिया का क्रम क्या होता है, सीखने की अभिप्रेरणा, इच्छा होनी चाहिए सर्वप्रथम सीखने की, अपने को क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अनुक्रिया, फिर वो कुछ क्रिया करेगा बालक, पहले तो सीखने की इच्छा होगी उसके ऊपर, हाँ मैं ये सीखूंगा, ये चीज सीखूंगा, हाँ तो मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा, हाँ तो ये चैप्टर पढ़ूंगा मैं, आज तो किले पढ़ने है मुझे, आज तो महलों के बारे में जानना है मुझे। ठीक है, तो क्या होगी, इच्छा होगी उसकी। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, वो अनुक्रिया करेगा, ये भी पढ़ेगा, वीडियो भी देखेगा, सब राम कथा पढ़ेगा वो। ठीक है, तो उसके बाद पुनर्मिलन मिलेगा उसको, फिर अभ्यास करेगा। पुनर्मिलन मतलब हाँ बेटा शाबाश पढ़, तेरे को ये ना इस पे पूरा याद किया तो मैं तेरे को पेन दूंगा, तो ये क्या हो गया, पुनर्बलन हो गया। और अभ्यास करेगा वो बार बार, फिर क्या करेगा, अंत में सीख जाएगा, अधिगम हो जाएगा। अधिगम के क्या क्या क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक अधिगम यानी कि तथ्यों को जानकारी करके अनुसरण करके संज्ञानात्मक ये करते हैं। भावात्मक मैंने बताया कि भावनात्मक दबाव से सीखता है। भावनात्मक मतलब घर वालों से बोल दूंगा ये नहीं हुआ तो आप ही नहीं कर पाओगी, तो फिर दबाव के मारे सीखता है, ये सही नहीं होता। ठीक है, इसके बाद क्रियात्मक अधिगम, क्रिया करके सीखता है, यानी कि जैसे लिखना, दौड़ना। सर्वप्रथम कोई भी दौड़ लगाने जाएगा, 2-3 किलोमीटर थोड़ी भाग जाएगा, धीरे धीरे दौड़ेगा, फिर और स्टेप ना बढ़ाएगा, फिर और आगे दौड़ेगा, ऐसे लिखेगा। पहले तो आपने ना लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कुछ भी। ठीक है, जब बढ़िया लिखेंगे तो पहले क्या होगा, एक क्रियात्मक है। ठीक है, इसके बाद देखो
गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं, इनके अलग अलग। देखिए प्रत्यक्षीकरण यानी कि देख कर सीखना, प्रत्यक्षीकरण सामने देख कर सीख रहे हैं। इसके बाद प्रत्यात्मक यानी कि तथ्यों की जानकारी, जैसे कि ओजोन सूत्र का O2 याद करना। इसके बाद सहचर्य यानी कि पूर्व व्यवहार पर आधारित होते हैं, बालक के पूर्व व्यवहार पर आधारित होते हैं। तथ्यों की जानकारी होती है, तथ्यों की देखकर, याद करके, सुनकर। अब ये जो अधिगम है ना, अधिगम का मतलब सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और इसकी क्या विशेषता होगी? जैसे शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता देखिए, सभी की विशेषता देखिए, इनकी भी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। सीखना अधिगम है। सीखना क्या है? अधिगम है। जो भी चीज सीख रहे हैं, सीखना अधिगम है। क्लियर बात? अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन आएगा आपके स्थायी सीखने में, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम आदतों का निर्माण है। अधिगम क्या है? आदतों का निर्माण है। अपनी जो आदतें होती है ना, वो सीखने पर डिपेंड होती है। आदतें क्या होगी? सीखने पर ही डिपेंड होगी। ठीक है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभव जितने भी लेते हैं ना, वो सब मेरे बात सुनो। छोटा बच्चा है, ठीक है, आग को ऐसे पकड़ लेता है। वो सांप लाइन उसके सामने, सांप को ही पकड़ लेगा वो। लेकिन आग फर्स्ट बार आग को पकड़ा, दाज गए, ला आगे बरस गया, फिर उसके ऊपर लेप लगाएंगे अपन, दर्द होगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीख लिया। ठीक है ना? नहीं करेगा ना? ठीक है। ये स्थायी निर्माण हो गया उसका। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रियाएं। अधिगम क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रियाएं। अधिगम सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं। अधिगम कार्य, उपागम, उत्पादन दोनों ही है। अधिगम प्रक्रियाओं के ग्रहण करने और नवीन ज्ञान है। अधिगम अनुकूल है। अंत अधिगम की अधिगम ही अनधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? सीखने की दरें किस प्रकार से सीख रहे हैं अपन। गिलफोर्ड के अनुसार क्या है कि बालक सीखने की दर क्रम किस प्रकार से होते हैं। देखो, जो भी बच्चा जन्म लेता है उसकी ये अवस्था होती है, इनमें से आप एक ना एक अवस्था में। ठीक है। देखो, एक तो शिष्य अवस्था, यानी कि बालक कब से कब तक? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? सबसे कम उसको बताओ बेटा, बोलेगा प, सबसे कम दर होती है सीखने की। ठीक है। बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष, इसमें मध्य चलता है बालक, खेलता कूदता भी है, सीख भी ले तो सीख भी ले, नहीं भी सीखे तो नहीं भी सीखे। लेकिन ये जो अवस्था है, तूफानी अवस्था, इसको बोला जाता है किशोर अवस्था। ये कब से कब तक होती है? 13 से 19 साल। इसमें सबसे ज्यादा दिमाग रखता है, पर वो दिमाग को गोटम सटम कहीं पर भी चलाता है। इसमें सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। ठीक है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं थोड़ा, इसके बाद पढ़ेंगे आगे। देखो, अपने ना अधिगम की विशेषता देख ली थी। गिलफोर्ड के अनुसार है ना, बालक ने सीखने की जो अवस्था होती है ना, कितनी होती है? 3 अवस्था होती है। एक तो शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, जिसमें ना जन्म से लेकर 6 वर्ष तक तो चालू नहीं करेगी। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक तो सबसे कम होती है सीखने की इच्छा, और उसके बाद में बाल्यावस्था होती है 6 से 12 तक, जो मध्यम अवस्था होती है। और सबसे तीव्र अवस्था किसमें होती है? किशोर अवस्था में, जिसमें सीखने की गति अधिक होती है। किसी भी कार्य का परिणाम ज्ञान सीखने की गति बढ़ाता है। मतलब कोई भी कार्य का परिणाम होता है ना, वो सीखने की गति को बढ़ाता है। देखो, अधिगम के पठार का मतलब क्या है? अधिगम पठार, पठार का मतलब समझते हो क्या होता है? पठार, कठोर। देखो क्या होता है, जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है